हेलो। हाँ जी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे रैपिड रिवीजन के सेशन में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं AS28। चलो, तो सर AS28 थोड़ा सा हमें टेढ़ा लगता है। बेटा टेढ़ा है पर मेरा है, करना तो पड़ेगा। AS28 इंपेयरमेंट, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको बहुत इजी लगेगा अगर आप शांति से बाकी सारी दिक्कतें, परेशानियां, टेंशन रख के इस वीडियो को देखोगे ना। अगले 1 से 1.5 घंटे तक, 1 to 1.5 आवर्स तक पूरा कंसंट्रेशन यहां पर आपका होना चाहिए AS28 में। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बेस्ट सेशन फॉर यू। और आपको लगेगा कि अब भैया कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। कहां से कर रहे हैं हम? AS28 का पूरा समरी नोट्स, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस रेफर करूंगा मैं अपने क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मैंने फ्री कर दिया है, आपको पता होना चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। चलो, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एडवांस अकाउंट्स की जय चैट पे लिख दीजिए। चलिए, एडवांस अकाउंट्स की जय लिख दीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। कौन कौन है भाई? कुणाल, राहुल, अमित, अदिति, सचिता, यश, सिद्धि, कैट क्रीमी, क्या क्या नाम, कैसे कैसे यूजर नेम बनाते हैं यार ये लोग। चलो शुरू करते हैं। एडवांस अकाउंट्स की जय। इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, बच्चों इंपेयरमेंट का मतलब होता है रिडक्शन करना। क्या मतलब होता है? रिडक्शन करना। ठीक है, इंपेयरमेंट का मतलब होता है रिडक्शन करना, असेट की वैल्यू में रिडक्शन होना, डेप्रीसिएशन के अलावा। सर डेप्रीसिएशन से भी तो असेट की वैल्यू गिरती है। हाँ गिरती है, बट डेप्रीसिएशन के अलावा अगर और मुझे असेट को राइट ऑफ करना है तो इंपेयरमेंट होता है। ठीक है सर। सर डेप्रीसिएशन ना मैंडेटरी होता है, हर साल लगाना पड़ता है, मैंडेटरी। और ये चीज कंपनीज एक्ट में भी लिखी हुई है। ठीक है ना। जबकि इंपेयरमेंट मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको हर साल इंपेयरमेंट करना ही पड़े। आपको इंपेयरमेंट करना पड़ता है जब आपको कुछ इंडिकेटर्स आए। जैसे वो बचपन में बोलते थे ना, बचपन में क्या आज भी, वो मेरा हाथ में खुजली हो रही है तो पैसे आने वाले हैं। तो ये क्या है? एक इंडिकेटर है ना, भले वो कुछ भी था। तो यहां पर भी ऐसा है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो भी आपको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो थ्योरी है। उन इंडिकेटर से वो इंडिकेटर्स अगर होते हैं, वो इंडिकेटर्स अगर जलते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी असेट की मार्केट वैल्यू गिर गई होगी। ठीक है। एंटिटी फील्स दैट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट कुड बी लोअर देन द कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मतलब जितना रिकवर हो पाएगा मार्केट वैल्यू। ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो रिडक्शन होना, इंपेयरमेंट मैंडेटरी नहीं है एनुअली। हालांकि अगर कोई इंडिकेटर्स आते हैं तो आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हो, ये देखते हो कि क्या सच में असेट की वैल्यू गिरी है क्या। ओके। अगर हम एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा सर इस पूरे एएस में हम क्या क्या पढ़ने वाले? बेटा हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सिंगल असेट का इंपेयरमेंट होगा तो कैसे होगा। सेकंड, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। थर्ड, अगर सिंगल असेट का इंपेयरमेंट ना करके हम पूरे सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट का इंपेयरमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। उसके अंदर गुडविल और कॉर्पोरेट असेट भी अगर आएगा तो कैसे आएगा। और पांचवा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, कि अगर इंपेयरमेंट लॉस पहले बुक किया था पर अब लगता है कि नहीं करना चाहिए था, तो रिवर्स करेंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और लास्ट में एक छोटा सा थ्योरी, इंडिकेटर्स, कि कौन से इंडिकेटर्स के बेसिस पर हमें इंपेयरमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अभी इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट, जिसमें सबसे पहले सोचो कि डेप्रीसिएशन में आप क्या करते हो। जब आप डेप्रीसिएशन की एंट्री करते हो तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और डेप्रीसिएशन कहां जाता है? पीएनएल में। जबकि जब आप इंपेयरमेंट करते हो तो वहां पर भी असेट की वैल्यू रिड्यूस होती है और आप डेबिट करते हो इंपेयरमेंट लॉस। अब इस इंपेयरमेंट लॉस को आप सबसे पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करते हो, अगर
उसी असेट का रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास अवेलेबल है तो पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर आपके पास रखा है तो इंपेयरमेंट लॉस को रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ कर दो। मान लो आपका इंपेयरमेंट लॉस है 10,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास रखा है 8,000, तो बाकी का आप 2,000 डालोगे P&L में। डन? ओके, ठीक है, ओके सर, इस तरीके से इंपेयरमेंट की एंट्री होती है। ओके सर, नाउ इंपेयरमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें दो चीजें चाहिए, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कारा 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 कारा। तो इंपेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट मतलब सर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट असेट की कितने में खरीदा था लेस टिल डेट तक का डेप्रिसिएशन, और अगर पहले कभी रिवैल्यूएशन किया हो तो ऐड लेस वो, तो ओरिजिनल कॉस्ट लेस टिल डेट डेप्रिसिएशन इज द कैरिंग अमाउंट। ठीक है सर, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? अरे बहुत ही सिंपल है, देखो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवर कर पाऊंगा असेट को यूज करके, या फिर असेट को अगर मुझे सेल करना पड़ा तो मैक्सिमम कितना रिकवर कर पाऊंगा, असेट को यूज करके कितना पैसा जनरेट कर पाऊंगा, असेट को सेल करके कितना पैसा रिकवर कर पाऊंगा, विच एवर इज हायर इज द रिकवरेबल अमाउंट। असेट को यूज करके मतलब वैल्यू इन यूज, असेट को सेल करके मतलब नेट सेलिंग प्राइस। तो अगर आज मैं असेट को सेल करता हूं तो सेल करने पर मुझे कितना रिकवर हो जाएगा उसको बोलेंगे नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस में होता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, इसीलिए हम उसको नेट बोलते हैं। तो नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज मतलब अगर मैं असेट को यूज करता हूं तो मुझे ओवर द लाइफ ऑफ द असेट, जितनी भी अभी बची हुई है उस लाइफ में मुझे कितने कैश फ्लो जनरेट होंगे उस असेट से, उन कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू इन यूज। रिकवरी ऑन द फर्दर यूज ऑफ द असेट, अगर असेट को यूज करूंगा, रिकवरी ऑन द सेल ऑफ द असेट, अगर असेट को सेल करूंगा तो कितनी रिकवरी, असेट को यूज करूंगा तो कितनी रिकवरी, विच एवर इज हायर, जो मेरे लिए बेस्ट है, हायर ही बेस्ट होगा तो वो बन जाएगा रिकवरेबल अमाउंट। हायर होने के बावजूद भी वो कैरिंग अमाउंट से कमी है तो इसका मतलब असेट को मुझे इंपेयर करना पड़ेगा। सोचो मैं कह रहा हूं कि नेट सेलिंग प्राइस है 9 लाख रुपीस, वैल्यू इन यूज है 8.5 लाख रुपीस, तो मैं बोल रहा हूं भाई नहीं नहीं 9 लाख मैं 9 लाख रिकवर कर लूंगा, कैरिंग अमाउंट कितना है 11 लाख। बताओ मैक्स टू मैक्स मैं 9 लाख रिकवर कर लूंगा जबकि कैरिंग अमाउंट 11 लाख है, इसका मतलब 2 लाख तो कुछ भी कर लो रिकवर नहीं हो पाएगा, तो वही मेरा लॉस है। ठीक है, अरे नालायक को समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यार तुम लेक्चर को लाइक नहीं करते हो यार, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? हाँ, लेक्चर को लाइक ही नहीं करता है यार कोई भी, ऐसा नहीं चलेगा। चलो सभी लोग वीडियो को लाइक करो और जल्दी मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। नाउ नेट सेलिंग प्राइस कितने में सेल करूंगा, मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, ये बन जाएगा नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस, कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी, भले आप मुझसे नहीं पढ़े, क्योंकि जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको क्या है इस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं ली है, उनको मैं ये सिर्फ बोल रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर और आपको मेरे मैक्सिमम रैपिड रिवीजन के वीडियोस के अंदर आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसी चीजें जय चावला सर बता के गए जो हमने क्लास के अंदर शायद पढ़ी ही नहीं है अच्छे से। सेलिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द असेट इनटू सेलेबल कंडीशन, ऐसा कोई भी खर्चा जो असेट को सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है, सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो असेट को सेल करने के लिए जरूरी है। लीगल एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, ब्रोकरेज, कमीशन, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ये सारे सेलिंग एक्सपेंस में आएंगे। सेलिंग एक्सपेंस में क्या नहीं आएंगे? एम्प्लॉय टर्मिनेशन एक्सपेंस आर नॉट ट्रीटेड। फॉर एग्जांपल एक असेट है
जिसको 2 एम्प्लॉइज ऑपरेट करते हैं। अगर मैंने असेट सेल कर दी तो मुझे एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैं नेट सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं तो इसका मतलब ये निकाल रहा हूं कि असेट को बेचूंगा तो कितना मिलेगा, माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो मैं ये देखा कि यार असेट को सेल करूंगा तो वो जो 2 एम्प्लॉइज हैं मुझे उनको भी निकालना पड़ेगा कंपनी से, और जब मैं उनको निकालूंगा तो मुझे उनको कुछ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय टर्मिनेशन एक्सपेंस, जो AS 15 में पढ़ाया जाता है आपको, टर्मिनेशन एक्सपेंस। तो मुझे एम्प्लॉइज को कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन को वही ऑपरेट कर रहे थे, मशीन नहीं रहेगी तो एम्प्लॉइज भी नहीं रहेंगे, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे उनको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। तो क्या वो जो कॉम्पनसेशन मैं उनको पे करूंगा, क्या उसको भी मैं सेलिंग एक्सपेंस में लूं? द आंसर इज नो, बिकॉज सेलिंग एक्सपेंस मतलब असेट को सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जो एक्सपेंस जरूरी है। एम्प्लॉइज को जो कॉम्पनसेशन दे रहा हूं वो सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी नहीं है। तो एम्प्लॉय टर्मिनेशन एक्सपेंस आपका सेलिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये बात अच्छी लगी और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर लो, लाइक कर लिया है तो कमेंट में बताओ कि हाँ सर मजा आया, ये वाली बात तो पता चली अभी हमें पहली बार। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू इन यूज। अब बात करते हैं वैल्यू इन यूज। सो नाउ व्हाट इज वैल्यू इन यूज? व्हाट इज वैल्यू इन यूज? सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज टू बी जनरेटेड ऑन फर्दर यूज ऑफ असेट इंक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू। सर आप बस पढ़ रहे हो, अरे कैसे भाई, पढ़ के मुझे आपको हिंदी करवाना है ना, मैं आपको समझा रहा हूं। तो सुनो, अगर मैं असेट को यूज करूंगा, सेल नहीं करूंगा, तो यूज करने से एवरी ईयर मुझे कितना कैश इनफ्लो जनरेट होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। अच्छा, कैश इनफ्लो भी आएगा, कुछ आउटफ्लो भी आएगा, तो नेट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, नेट। तो अगर मैं असेट को यूज करूंगा तो मुझे नेट कैश इनफ्लो कितना जनरेट होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं 5 इयर्स तक असेट को यूज करूंगा, तो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का कितना कितना कैश जनरेट होगा। पर फिफ्थ ईयर के एंड में तो असेट सेल करूंगा ना, तो जो भी वैल्यू मुझे रेसिडुअल वैल्यू मिलेगी वो भी मैं इस कैश इनफ्लो में लूंगा। तो कैश इनफ्लो में 2 टाइप के कैश इनफ्लो आएंगे, एवरी ईयर असेट को यूज करने से जो कैश इनफ्लो आएगा वो, प्लस एंड में जब असेट को सेल करूंगा यूज करने के बाद, वो भी रेसिडुअल वैल्यू भी मैं कंसीडर करूंगा, उन सबका प्रेजेंट वैल्यू विल बी द कैश इनफ्लो। वेरी गुड, सिंपल। नाउ कुछ टेक्निकल बातें, कैश फ्लोज के अंदर क्या चीजें नहीं आएंगी? इनकम टैक्स नहीं आएगा, मतलब जब आप कैश फ्लोज निकालोगे तो माइनस टैक्स मत करना, कैश फ्लोज आपको बिफोर टैक्स लेना है। ठीक है, तो अगर आप कैश फ्लोज में से इनकम टैक्स माइनस करोगे तो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हो जाएंगे, आपको आफ्टर टैक्स नहीं लेने। इवन अगर आपको कोई रिफंड मिलता है टैक्स का, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वो भी आप कंसीडर नहीं करोगे। कुल मिला के टैक्स कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, आप जिस दिन वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो उस दिन ऑलरेडी आपके कोई डेटर्स हैं ऑलरेडी, और उन डेटर से आपको फ्यूचर में कुछ कैश मिलने वाला है। आपके ऑलरेडी कोई क्रेडिटर्स हैं जिनको फ्यूचर में आप पे करने वाले हो। तो ये जो ऑलरेडी वाले डेटर्स हैं, ऑलरेडी वाले क्रेडिटर्स हैं जिनका फ्यूचर में सेटलमेंट होने वाला है, क्या ये भी कैश फ्लो में आएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो डेटर्स ऑलरेडी हैं इनकी सेल तो पहले ही हो चुकी थी ना, इनकी परचेज क्रेडिटर वालों की तो पहले ही हो चुकी थी। तो मुझे एग्जिस्टिंग डेटर्स और क्रेडिटर्स जो फ्यूचर में सेटल होंगे और मेरे कैश फ्लो को अफेक्ट करेंगे, वो मेरे वैल्यू इन यूज में नहीं आएंगे। मतलब कौन से आएंगे? वैल्यू इन यूज मतलब असेट को यूज करके जो नया नया सेल जनरेट करूंगा फ्यूचर में, उससे जो डेटर जनरेट होंगे, उनसे जो पैसा मिलेगा, और वैसे ही उनसे जो क्रेडिटर जनरेट होंगे और जो पैसा पे करना पड़ेगा, वो कैश फ्लो में लूंगा। पर एग्जिस्टिंग डेटर्स और क्रेडिटर्स जो फ्यूचर में सेटल होंगे, वो वाला कैश फ्लो मैं कंसीडर नहीं करूंगा। एनी कैश फ्लो एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रपोज्ड बिजनेस एक्विजिशन, मर्जर एक्सेट्रा, एनी कैश फ्लो एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रपोज्ड बिजनेस एक्विजिशन, मर्जर। कंपनी बोल रही है 6 मंथ्स के अंदर या 1 ईयर के अंदर हमें कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं, उस कंपनी को टेक ओवर करने से हमारे कैश फ्लो बढ़ जाएंगे। अभी तुमने टेक ओवर किया है क्या? नहीं। अगर टेक ओवर नहीं किया है तो तुम उस टेक ओवर से जो कैश फ्लो होगा, तुम इतने ख्याली पुलाव नहीं पका सकते। हाँ, एक्विजिशन ऑलरेडी कर लिया है
तो एक अलग बात है, फिर तुम कैश फ्लो एक्सपेक्ट करो। पर अगर तुमने अभी तक बिजनेस एक्विजिशन ही नहीं किया और बोल रहे हो बिजनेस एक्विजिशन करने के बाद मेरे कैश फ्लो बढ़ जाएंगे, तो इतने ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 टाइप के कैश फ्लोज मत लेना, इनकम टैक्स, एग्जिस्टिंग डेटर्स का कलेक्शन, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स का पेमेंट और एक्सपेक्टेड बिजनेस एक्विजिशंस के कैश फ्लोज। ठीक है, तो सर फिर कौन से कैश फ्लोज आएंगे? अरे असेट को यूज करके जो मैं फ्यूचर में सेल जनरेट करूंगा उससे जो कैश आएगा, ऐसा। ठीक है, तो सर क्या आ गया? कुल मिला के बुक वैल्यू मिल गई, कैरिंग अमाउंट मिल गया, रिकवरेबल अमाउंट मिल गया, विच एवर इज हायर करके नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। डन। तो सर अब बता दो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सुनो, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 4 स्टेप्स में, और यही 4 स्टेप्स में आप क्वेश्चन को आप अपने आंसर को फॉर्म करोगे। स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले लगेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। असेट का कैरिंग अमाउंट लगेगा, रेडिली अवेलेबल नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट दिया है तो आप माइनस करेंगे टिल डेट तक का डेप्रिसिएशन। अगर उन्होंने आपको कुछ बोला है कि पीछे कुछ रीवैल्यूएशन हो रखा था तो वो सब एडजस्ट करने के बाद आज आप अपना असेट का आज का अपडेटेड कैरिंग अमाउंट निकालोगे। ठीक है, फिर आप असेट का रिकवरेबल अमाउंट निकालोगे, जहां आप हायर ऑफ एनएसपी एंड वैल्यू इन यूज करते हो। एनएसपी आपको रेडीमेड देगा, वैल्यू इन यूज मैक्स टू मैक्स आपको फ्यूचर के कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिसमें रेसिडुअल वैल्यू भी फ्यूचर की आएगी। ठीक है, अब आप दोनों को कंपेयर करोगे, इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट करके फॉर्मूला लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 3 में वो फॉर्मूला लिख के आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। ठीक है, वो आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। अब उस इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या करोगे? इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या करोगे? अगर असेट को पहले कभी रीवैल्यू नहीं किया है तो डायरेक्टली पी&एल में डाल दो। अगर असेट को तुम रीवैल्यू कर रहे हो तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से पहले सेट ऑफ करो अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है, और बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग लॉस पी&एल में लेके जाओ। तो इन 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको करना है। अच्छा, 5th एक और स्टेप, अब वो बोलेगा कि इंपेयरमेंट लॉस के बाद बताओ असेट की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई। तो असेट की रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, उसके ऊपर फ्यूचर का डेप्रिसिएशन वो निकालने को बोल सकता है। मुझे बताओ इतना क्लियर? अगर यहां तक आपका क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन का रेफरेंस करवाता हूं। चलो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, मैं आपको ये करवाता हूं। कंपनी के पास कुछ एस्टिमेट्स हैं कैश फ्लोज के, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 31/12/X1 पे। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट 15%, ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए है। X2, X3, X4, X5, X6 मतलब रिमेनिंग 5 इयर्स, 4, 6, 6, 8, 4 लैक्स में। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 6, 1000, ये भी वैल्यू इन यूज का पार्ट होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया गया था 11XX पता नहीं कौन से साल में, छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के ये है ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, यूजफुल लाइफ टोटल कितनी थी? 8। अब इससे बिल्कुल समझ में आता है कि जब टोटल यूजफुल लाइफ 8 थी, जिसमें से 5 इयर्स अभी भी रिमेनिंग है, तो इसका मतलब असेट 3 साल पुरानी होगी। टोटल यूजफुल लाइफ असेट की कितनी है? 8, जिसमें से 5 इयर्स अभी भी बचे हुए, इसका मतलब आपकी असेट 3 इयर्स ओल्ड होगी, तो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। नेट सेलिंग प्राइस आपको वो दे रहा है 20,000। अब मैंने जो आपको स्टेप बताई उस स्टेप में करना है सबसे पहले। अच्छा सर, हम एएस का कुछ 2 लाइन का प्रोविजन डालेंगे क्या? डालना है तो बेटर है, अच्छी बात है। एज पर AS 28 द इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट। अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अब स्टेप नंबर 1 में क्या निकालोगे? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? 40,000 का ओरिजिनल कॉस्ट, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो SLM। तो आ जाओ मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे। असेट की यूजफुल लाइफ, ये आप गिवन इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, 8 इयर्स। फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लोज आर गिवन फॉर 5 इयर्स, मतलब असेट 3 ईयर पुरानी है। तो सबसे पहली स्टेप में आपने असेट का कैरिंग अमाउंट निकाला। असेट का जब कैरिंग अमाउंट निकाला तो कॉस्ट में से 3 इयर्स का डेप, कैसे? 40,000 की कॉस्ट माइनस 1000 का रेसिडुअल वैल्यू, 1000 का रेसिडुअल वैल्यू मतलब ओवरऑल डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 39 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो कुल मिला के 14,625 का डेप्रिसिएशन लगा।
और एसेट की आज की कैरिंग अमाउंट ये हो गई। तो स्टेप नंबर 1 कैरिंग अमाउंट। स्टेप नंबर 2 रिकवरेबल अमाउंट विच इज हायर ऑफ एनएसपी एंड वैल्यू इन यूज, जिसमें एनएसपी और वैल्यू इन यूज में वैल्यू इन यूज कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट 5 इयर्स का कैश फ्लो इंक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू, इन सबका प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में शॉर्टकट मत करना, फैक्टर्स पूरे पूरे लिखना, हो सकता है क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स दिए हो तो बेस्ट है। ये हो गया आपका वैल्यू इन यूज। एनएसपी 20,000 विच एवर इज हायर, रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा 20,000। अब आप स्टेप नंबर 3 में कंपेयर करोगे इंपेयरमेंट लॉस से, इंपेयरमेंट लॉस सॉरी कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करोगे, तो ये हो गया कैरिंग अमाउंट, ये हो गया 20,000 रिकवरेबल अमाउंट, तो इंपेयरमेंट लॉस निकल जाएगा 5375। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इंपेयरमेंट लॉस टू पीपीई, मतलब टू असेट। ठीक है, फिर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस, मतलब रिवाइज कैरिंग अमाउंट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट को फर्दर डेप्रिशिएट करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में कंसीडरिंग रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 1000, तो 20 - 1 डिवाइड बाय 5, 38,000, 3800 विल बी द आने वाले सालों का डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, पर एनएसपी बड़ी थी तो इसका मतलब हम तो असेट को सेल करेंगे ना, अरे नहीं, सेल करेंगे नहीं, अरे करना थोड़ी है, सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि अगर सेल किया तो 20,000 मिल जाएगा। तो आज मैं अपनी असेट को 20,000 पे लेके आ जाता हूं, करूंगा तो मैं उसको यूज, तो मैं यूज करूंगा तो मुझे, मैं आज अपनी असेट को 20,000 पे दिखा देता हूं, जिसमें मैं 1,000 तो रिकवर कर लूंगा 5 इयर्स के बाद, बाकी का डेप्रिसिएशन हो जाएगा डिवाइड बाय 5 करके। ठीक है, तो दिस इज द वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन फुल्ली। ठीक है, आया सबको समझ में? अरे ढीलो, कहां हो, कहां हो भैया, जल्दी बताओ, समझ में आएगी नहीं? चलो, यहां तक पता है हमने क्या कर लिया, हमने ये समझ लिया कि इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट कैसे निकलता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है ना, ये दो चीजें हमने समझ ली। कुछ बेसिक चीज सुन लो सर, एनएसपी एंड वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर इज इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट। पर अगर सर मान लो एनएसपी मुझे अवेलेबल नहीं है, तो क्या सर मैं वैल्यू इन यूज से काम चला सकता हूं? यस, एनएसपी इज नॉट अवेलेबल, रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू इन यूज, काम चला सकते हो। एनएसपी अवेलेबल नहीं है, खाली खाली वैल्यू इन यूज से काम चला सकते हो। सर उल्टा कर सकता हूं क्या? ना मुन्ना ना 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 ना, उल्टा नहीं कर सकता। मतलब इंपेयरमेंट निकालने के लिए रिकवरेबल अमाउंट चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए तेरे को बेयर मिनिमम वैल्यू इन यूज तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर वैल्यू इन यूज तू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो तू एनएसपी के बराबर रिकवरेबल अमाउंट को मत रख। ठीक है, नाउ इफ वैल्यू इन यूज इज नॉट अवेलेबल, अगर वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे सर? सर एनएसपी अवेलेबल नहीं थी तो वैल्यू इन यूज को रिकवरेबल अमाउंट मान लिया और हमने इंपेयरमेंट निकाल लिया असेट का। सर वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है तो हम रिकवरेबल अमाउंट एनएसपी को तो मान नहीं सकते। सर अब क्या करें? सर हमें असेट को तो इंपेयर करना है सर। उस केस में अब वो पर्टिकुलर असेट इंडिविजुअली इंपेयर नहीं होगी, अब पूरा ग्रुप ऑफ असेट मतलब सीजीयू इंपेयर होगा। कौन सा सीजीयू? वो ग्रुप जिसमें वो वाली असेट भी आती है जिस असेट का तुम वैल्यू इन यूज नहीं निकाल पा रहे हो पर एनएसपी है। वो असेट जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उस पूरे ग्रुप को कहेंगे सीजीयू। If value in use is not available, it is assumed that asset is not capable of generating cash flow. सीधी बात है, अगर asset का value in use available नहीं है, नेट सेलिंग प्राइस है, मतलब इंडिविजुअली तुम बेचना चाहोगे तो बिक जाएगी, पर इंडिविजुअल यूज करने से कितना कैश फ्लो जनरेट होगा ये नहीं पता चल रहा। तो सीधी बात है, उस असेट में इतनी क्षमता ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडिविजुअली तुम्हें कैश फ्लो जनरेट करके दे। जैसे सीए को पास करना है, सीए इंटर पास होना है, तो कम से कम एक ग्रुप 1 पूरा पूरा पास करना पड़ेगा ना, अगर तुम्हें वापस से एग्जाम नहीं देने। फिर पूरा ग्रुप 2 वापस करना पड़ेगा। अगर मान लो तुम बोलो कि सर मैं एडवांस अकाउंट्स पास हो जाता हूं, 100 आउट ऑफ 100 ले लेता हूं, और लॉ और टैक्स अगर पेपर में फेल भी हो गया तो भी सर मेरे को ग्रुप 1 में पास करवा दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब
खाली खाली एडवांस अकाउंट्स में इतनी क्षमता नहीं है कि वो तेरे को पूरा ग्रुप 1 पास करवा दे। समझा क्या? तो इसका मतलब एडवांस अकाउंट्स और लॉ और टैक्स मिलकर एक ग्रुप ऑफ असेट्स हैं जो मिलकर ही तुम्हें पास करवाएंगे। तो इंडिविजुअल असेट में क्षमता नहीं है कैश फ्लो जनरेट करने की, पर कंबाइंड ग्रुप जिसमें वो पर्टिकुलर असेट भी आ रही है जिसकी बात चल रही है और दूसरी कुछ असेट्स आ रही है जो रिलेटेड टू ईच अदर है, वो मिलकर तुम्हें कैश फ्लो जनरेट करके दे सकती हैं। इन सच केस इंपेयरमेंट टेस्टिंग शैल बी मेड फॉर सीजीयू। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। एक मशीन है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, एक मशीन है जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती है। तो मशीन कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर कर रही है। अब वो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर तो कर ली, पर जब तक उसको कैन बॉटल में नहीं डालेंगे तब तक बेच थोड़ी पाएंगे। तो क्या वो जो मशीन है जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या वो इंडिविजुअली कैश जनरेट कर पाएगी? नहीं, वो डिपेंडेंट है मशीन बी के ऊपर, क्योंकि मशीन बी बॉटल बनाती है और मशीन सी अल्टीमेटली कोल्ड ड्रिंक और बॉटल को साथ करके पैकेजिंग करके सेल होती है। तो इसका मतलब ये तीनों मशीनें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। समझा? खाली खाली मशीन ए से काम नहीं चल पाएगा। कैसे बेचोगे कोल्ड ड्रिंक को? कैसे बेचोगे? इसे हाथ में बेचोगे? हाँ, अमृत की तरह पियोगे? नहीं ना। तो कोल्ड ड्रिंक बन गई, वो तो बड़े बड़े डब्बों में हो गई, अब उसको डालना भी तो पड़ेगा, फिलिंग भी तो करनी पड़ेगी ना कैन में। तो इसीलिए ये जितनी भी मशीन्स हैं ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ऐसे ग्रुप को कहा जाता है सीजीयू। जैसे ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, ऐसे। अरे समझा क्या? समझा क्या? समझा? चलो, व्हाट इज सीजीयू? स्मॉल ग्रुप ऑफ असेट्स विच कंबाइन टुगेदर एंड कैपेबल ऑफ जनरेटिंग वैल्यू इन यूज, शॉर्ट में कैश। ऐसा ग्रुप ऑफ असेट जिसको आपस में अगर कंबाइन करके देखा जाए तो वो मिलकर कुछ ना कुछ तो कैश जनरेट करता है। जैसे एक कंप्लीट फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के अंदर जितनी भी असेट्स हैं तो वो सारी असेट्स मिलकर कैश फ्लो जनरेट करती हैं। फैक्ट्री के अंदर इंडिविजुअल असेट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकती होगी। या एक ओवरऑल सब्सिडरी, मतलब उस सब्सिडरी की सारी असेट्स, एक ब्रांच, एक फूड आउटलेट, ऐसा। जैसे डोमिनोज के अलग अलग फूड आउटलेट्स, तो हर एक फूड आउटलेट अपने आप में कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, वो एक सीजी होता है। उस फूड आउटलेट के अंदर जितनी भी मशीनें होंगी वो सब मिलकर क्या है? वो सब क्या है? बेसिकली वो सब सीजीयू है। बच्चों यहां तक क्लियर हुआ क्या? बिकॉज हम यहां तक AS28 का एक भाग कंप्लीट कर चुके हैं। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं ताकि और बेटर क्लैरिटी आ सके। क्वेश्चन नंबर 106, यहां पर कॉस्ट ऑफ द एसेट 56 लाख है, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर, सैल्वेज वैल्यू है निल, कैरिंग अमाउंट वाओ 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 हमें दी हुई है, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग बची है 3 इयर्स, रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख। तो 27.3 में से 12 लाख गया, 27.3 में से 12 लाख गया, तो 15.3 का इंपेयरमेंट लॉस आया, 15.3 का इंपेयरमेंट लॉस आया। अपवर्ड रिवोल्यूशन डन इन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आपका ऑलरेडी रिवोल्यूशन हो चुका था, तो ये आरआर रिवोल्यूशन रिजर्व में रखा होगा, तो आपने 14 रिवोल्यूशन रिजर्व से सेट ऑफ किया, तो बाकी 1.3 आपको P&L में डालना पड़ेगा। एम आई राइट? देखो जी, इंपेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट 27.3, रिकवरेबल अमाउंट 12, 15.3। इंपेयरमेंट लॉस शैल बी फर्स्ट राइट ऑफ आउट ऑफ द अवेलेबल बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व एंड रिमेनिंग लॉस ट्रांसफर टू P&L। थोड़ा सा अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, हाँ, इतनी बेसिक अंग्रेजी, बेसिक ये 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर एंट्री इंपेयरमेंट लॉस टू असेट, रिवोल्यूशन रिजर्व, P&L टू इंपेयरमेंट लॉस। एंट्री बोल रहा है क्या? एंट्री बोल रहा है क्या? एंट्री बोल रहा है मतलब ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बोल रहा है, इसलिए हमने एंट्री कर ली, ठीक है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? 12 लाख, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस बुक होने के बाद जो रिकवरेबल अमाउंट बचती है वही तो आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट होती है। ये वाली कैरिंग अमाउंट में से ये वाला लॉस माइनस करोगे तो यही कैरिंग अमाउंट बचेगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपका 4 लाख का फर्दर डेप्रिसिएशन आएगा। क्या क्या पूछा था? इंपेयरमेंट लॉस निकालो, निकाल लिया। ट्रीटमेंट बताओ, भाई रिवोल्यूशन रिजर्व में जाएगा और P&L में जाएगा, एंट्री के साथ बता दिया। करंट ईयर डेप्रिसिएशन 3 लाख बता दिया, सिंपल। आई होप क्लियर हो गया होगा। सर बाकी क्वेश्चन भी करवाओगे? मैंने आपको बुक फ्री कर दी है,
और उस बुक के अंदर मस्त एक गोल्ड चीज है, गोल्ड, गोल्ड है, गोल्ड बेटा, क्या? क्यूआर। क्यूआर से आप बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि हर क्वेश्चन के बगल में मैंने क्यूआर दिया है, बट आई एम सेइंग जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैंने उनके बगल में क्यूआर दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए। द बेस्ट पार्ट इज नाउ बुक इज फ्रीली एक्सेसिबल पीडीएफ फॉर्म में। जाओ लूटो जाके। सर कहां से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सर वो कहां से मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाद में कर लेना, अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेट। सर यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है? नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सीजीयू, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सीजीयू। शुरू करें? अरे शुरू करें। चलो, तो सर हम सीजीयू में कब आ रहे हैं? जब इंडिविजुअल असेट इंपेयर नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है, या फिर ग्रुप की सारी असेट के ऊपर हमें इंडिकेटर आ गया कि अरे यार ये तो सारी असेट का इंपेयरमेंट चेक करना पड़ेगा, रिकवरेबल अमाउंट हमें लगता है सबका कम हो गया है, तो हम आ जाएंगे सीजीयू के अंदर। तो सीजीयू के अंदर मल्टीपल असेट्स होती है, हां, तो सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस कैसे होगा? पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट, मतलब हर एक असेट की कैरिंग अमाउंट को मर्ज कर दो, और पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट जो कि आपको देगा क्वेश्चन में। जैसे एग्जांपल देखो, सीजीयू कंसिस्ट ऑफ थ्री असेट्स एबीसी, टोटल रिकवरेबल वैल्यू है 25 लाख, कैरिंग अमाउंट कितना है 12, 8, 10, तो तीनों को टोटल कर लो, कितना आया 30, 30 को कंपेयर करो 25 से, तो 5 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आया। अब इस 5 लाख के इंपेयरमेंट लॉस को क्या बोलेंगे? इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू। पर मुझे तो हर एक असेट में इसको बांटना है ना, तो 5 लाख को मैं हर एक असेट के अंदर ले जाऊंगा उसके प्रपोर्शन में। किसके प्रपोर्शन में? हर असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। तो 5 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 30, 5 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 30, 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 30। तो इस तरीके से मैंने हर असेट के अंदर उसको हर असेट के अंदर इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट कर दिया। अगर अब असेट की मुझे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट चाहिए तो 12 लाख माइनस इंपेयरमेंट लॉस, 8 लाख माइनस ये वाला इंपेयरमेंट लॉस, 10 लाख माइनस ये वाला इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, डन। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। नाउ मैंने आपको बोला सीजीयू के अंदर मल्टीपल असेट्स आती हैं, तो अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि सीजीयू के अंदर कौन कौन सी असेट्स आती हैं। सीजीयू के अंदर आती है मेन असेट्स, जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री सीजीयू है, सपोज उस फैक्ट्री में 3 मशीन्स है, 3 मशीन्स है, तो वो तीनों मशीन्स मेन असेट्स में आ गई, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। जैसे कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मशीन ए कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती है, मशीन बी कैन, जो कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है वो मैन्युफैक्चर करती है, मशीन सी वो कोल्ड ड्रिंक को उस कैन के अंदर डालने का काम करती है। ठीक है ना, मशीन सी। तो ये 3 मेन असेट्स आ गई सीजीयू के अंदर। और क्या आएगा? अलोकेटेड गुडविल। गुडविल के साथ प्रॉब्लम यह है कि गुडविल कभी भी इंडिविजुअली इंपेयर नहीं हो सकता। क्यों सर? इंडिविजुअली इंपेयर क्यों नहीं हो सकता? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि गुडविल का वैल्यू इन यूज नहीं निकाला जा सकता। क्यों सर? मुझे बताओ, खाली खाली गुडविल को यूज करके कितना कैश जनरेट कर पाओगे, ऐसा कभी बता सकते हो क्या? बोलो, सोचो। खाली गुडविल को यूज करके हम हर साल कितना कैश जनरेट करेंगे, बता सकते हो क्या? नहीं, मतलब वैल्यू इन यूज नहीं निकाल सकते। तो क्योंकि गुडविल का वैल्यू इन यूज निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए गुडविल कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट इंडिविजुअली। गुडविल को आप इंडिविजुअली इंपेयर नहीं कर सकते। आपको गुडविल हमेशा सीजीयू में अलोकेट करनी पड़ेगी। सर इज इट पॉसिबल कि एक कंपनी के अंदर सीजीयू भी अलग अलग है? हां, अगर मेरी 2 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2, तो 2 सीजीयूज हो गए।
अगर मेरी 3 फैक्ट्रीज हैं तो 3 सीजीयूज हो गए, अगर मेरे 10 आउटलेट्स हैं तो मेरे 10 सीजीयू हो गए। पर गुडविल तो एक ही होगी, तो उस गुडविल को मैं सारे के सारे सीजीयूज में अलोकेट करूंगा पहले। तो इसीलिए किसी भी सीजीयू के अंदर क्या क्या आ सकता है, एक तो उन सीजीयू की डायरेक्ट मेन असेट्स, उसके अंदर आएगा फिर गुडविल जो सीजीयू में अलोकेट हुआ है, अलग अलग सीजीयूज में अलोकेट हो रखा है, और इसके अलावा आएगा अलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट। नाउ कॉर्पोरेट असेट क्या होती है, ऐसी असेट्स जो आप अपने बिजनेस में यूज तो कर रहे हो, पर उनसे डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कितना हो रहा है ये कभी नहीं बता सकते। जैसे हेड ऑफिस बिल्डिंग। नाउ हेड ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आपका स्टाफ बैठता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, वहां से डिसीजन मेकिंग होती है, वहां से कंपनी चलाई जाती है, पर हेड ऑफिस बिल्डिंग आपको कितना कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो कॉर्पोरेट असेट मतलब दीज असेट्स विच हेल्प ऑल सीजीयूज टू जनरेट कैश फ्लो। तो हेड ऑफिस असेट कभी भी डायरेक्ट कैश फ्लो जनरेशन में काम नहीं आती, पर वो सीजीयूज को असिस्ट करती है, हेल्प करती है, ताकि सीजीयूज अच्छे तरीके से कैश फ्लो जनरेट कर सकें। तो इसलिए कॉर्पोरेट असेट को भी गुडविल की तरह हमें सीजीयूज में अलोकेट करना पड़ता है। हेड ऑफिस तो एक ही होगा ना, फैक्ट्रीज 10-15 हो सकती हैं, पर एक हेड ऑफिस होगा, तो वो एक हेड ऑफिस की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की टोटल कैरिंग अमाउंट को मुझे CGU1, CGU2, CGU3, CGU4, CGU5 ऐसे करके अलोकेट करना पड़ेगा। तो सीजीयू असेट्स के अंदर क्या क्या आ गया, उनकी खुद की मेन असेट्स, अलोकेटेड गुडविल और अलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट्स। ठीक है सर, क्लियर है यहां तक? मैंने कहा था टेढ़ा है पर मेरा है, थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, पर डोंट वरी, बहुत इजी है। सीजीयू के अंदर ये मोटा मोटी 3 असेट्स आएंगी। ठीक है, जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है कि नहीं? ऑलराइट, तो सर सीजीयू के अंदर क्या क्या आएगा वो देख लिया, अब सीजीयू को इंपेयर करना है, वो भी एक तरीके से एक मोटा मोटी इंपैक्ट तो समझ में आ गया। नाउ ये जो लॉस निकाला हमने, सीजीयू की कैरिंग अमाउंट माइनस सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट, ये लॉस आया। इमेजिन करो इस सीजीयू की कैरिंग अमाउंट में जो एबीसी असेट थी, अगर मान लो इसमें गुडविल भी होती, तो इसमें कॉर्पोरेट असेट भी होती, तो मान लो ए बी सी और एक होती गुडविल और एक होती कॉर्पोरेट असेट, तो क्या करते हैं? तो जितना भी इंपेयरमेंट लॉस आता उसमें से हम सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करते, और उसके बाद ये 3 और ये बाकी का इंपेयरमेंट लॉस हम इन चारों में अलोकेट कर लेते, इन चारों की कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में। एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, सबसे पहले जितना भी इंपेयरमेंट लॉस आया उसमें से गुडविल का पोर्शन राइट ऑफ करो। कौन सी गुडविल? जो गुडविल तूने उस सीजीयू में अलोकेट की है। बचे हुए इंपेयरमेंट लॉस को तू बाकी की अदर मेन असेट्स और कॉर्पोरेट असेट जो अलोकेट की है उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अपोर्शन कर दे, अलोकेट कर दे इंपेयरमेंट लॉस को। ठीक है, डन? समझा कि नहीं समझा? देख, एक छोटा सा पार्ट सुन ले, फिर मैं नहीं, चल ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल पे आ, चल छोड़। मान ले मशीन 1, मशीन 2, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, ये उन सब की कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू।
मशीन 1 CGU1 से बिलोंग करती है, मशीन 2 CGU2 से बिलोंग करती है, बिल्डिंग 1 CGU1 से बिलोंग करती है, बिल्डिंग 2 CGU2 से बिलोंग करती है, मतलब 2 CGUs है। गुडविल कॉमन होती है, तो गुडविल को मुझे अलोकेट करना पड़ेगा CGU1 और 2 में 1:1 में। कॉर्पोरेट एसेट 750 है, मुझे उसको अलोकेट करना पड़ेगा 3:2 में। सर ये अलोकेशन रेशो कहां से आए? बेटा आपको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। सर नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे? आता हूं मैं उस पर। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU1 CGU2 दिया हुआ है, सर नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? नहीं, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें दिया ही होगा। अब सबसे पहले हमें CGU को पहले अच्छे से बनाना है। तो CGU के अंदर क्या क्या आएगा? CGU1 CGU2। CGU1 के अंदर मशीन 1 और बिल्डिंग 1 15 और 30, 15 और 30। CGU2 के अंदर 9 लाख और 38 लाख, 9 लाख और 38 लाख। अब जो गुडविल है 6 लाख की, उसको अलोकेट कर दो 3 में, 3 और 3। और कॉर्पोरेट एसेट 750 को अलोकेट कर दो 3:2 में, मतलब 450 और 3 लाख। दैट्स इट। ये बन गया तुम्हारा कुल मिला के CGU का कैरिंग अमाउंट 1, CGU1 का कैरिंग अमाउंट और CGU2 का कैरिंग अमाउंट। अब इसको कंपेयर करो रिकवरेबल अमाउंट से, जो कि दिया हुआ है। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, इंपेयरमेंट होगा। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, इंपेयरमेंट होगा। चलो इंपेयरमेंट लॉस निकालते हैं। पहले CGU1 का इंपेयरमेंट लॉस 750, CGU2 का इंपेयरमेंट लॉस 13 लाख। जो भी इंपेयरमेंट लॉस आया उसमें से क्या माइनस करेंगे? अलोकेटेड गुडविल। कितना? 3 लाख, और यहां पर भी 3 लाख। तो 750 में से 3 लाख गया, 13 में से 3 लाख गया। मान लो यहां पर इंपेयरमेंट लॉस 280 होता, गुडविल तो 3 लाख है, तो मैं कितना राइट ऑफ करता? मैक्सिमम से मैक्सिमम 280 गुडविल राइट ऑफ करता। सर बाकी का 20,000 का गुडविल मैं CGU1 से राइट ऑफ करता? नहीं 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 नहीं। एक बार गुडविल अलग अलग अलोकेट हो गई तो वो उनके खुद के ही CGU के इंपेयरमेंट लॉस से सेट ऑफ होगी। क्रॉस कनेक्शन नहीं करने का फालतू का। हाँ, क्रॉस कनेक्शन नहीं करने का। सर वो मेरी वाली ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे दोस्त की जो है वो, उस पे मैं ट्राई मारूं क्या? नहीं नहीं, भाभी है वो तेरी। कुछ आया समझ में? क्लियर? तो गुडविल, अलोकेटेड गुडविल माइनस, अलोकेटेड गुडविल माइनस, वो अलोकेट गुडविल माइनस होने के बाद रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस बचा 450 और 10 लाख। अब इस 450 और 10 लाख को आप अलोकेट करोगे किसमें? मशीन, बिल्डिंग और कॉर्पोरेट एसेट, इन तीनों के कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में, इन तीनों के कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में। तो 450 को आपने अलोकेट कर दिया, तो ये इंपेयरमेंट लॉस मशीन 1 में चला गया, ये इंपेयरमेंट लॉस बिल्डिंग 1 में चला गया, और ये कॉर्पोरेट एसेट में चला गया। वैसे ये इंपेयरमेंट लॉस मशीन 2 में, ये इंपेयरमेंट लॉस बिल्डिंग 2 में, और ये कॉर्पोरेट एसेट में। इस तरीके से अब हम रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। तो मशीन कितने का था? 15 लाख, उसमें से माइनस कर दिया 136,364, तो इतनी वैल्यू बची। मशीन दूसरा कितना था? 9 लाख, उसमें से माइनस कर दिया 180, तो वैल्यू बची 720। ऐसे ही बिल्डिंग और ऐसे ही कॉर्पोरेट एसेट। दिस इज द वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ CGU। ये लेवल है, ये लेवल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब वापस आओ 2 मिनट पहले। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। यस, चलो आगे बढ़े। सर गुडविल को अलोकेट करेंगे कैसे और कॉर्पोरेट एसेट को अलोकेट करेंगे कैसे? सर रेशियो दिया था, जरूरी है कि रेशियो हमेशा दिया होगा? तो सुनो, फर्स्ट प्रायोरिटी रेशियो जो दिया होगा उस रेशियो के हिसाब से। सर रेशियो नहीं दिया हो तो हर CGU की फेयर वैल्यूज के रेशियो में। सर दी होगी ना? अबे दी होगी तभी तो लिखवाया है भाई। या तो रेशियो गिवन होगा, रेशियो गिवन नहीं होगा तो हर CGU की फेयर वैल्यू गिवन होगी। सर इसका फेयर वैल्यू का क्या रिलेवेंस है? तो सुन, थोड़ा दिमाग चला कि गुडविल आती कहां से है। गुडविल आती है जनरली जब तू अमेलगमेशन करता है, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। जब तू अमेलगमेशन करता है तो अमेलगमेशन में पीसी को कंपेयर करना पड़ता है नेट असेट्स एक्वायर्ड से। याद है तुझे?
अब सोच कि जो भी तू पीसी पे कर रहा है उसको तू जब नेट असेट एक्वायर से कंपेयर कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है, और सपोज इस नेट असेट्स एक्वायर्ड, और तू नेट असेट एक्वायर को हमेशा किस पे लेता है? फेयर वैल्यू पे। तो बेटा ये जो नेट असेट एक्वायर है यही तो सीजीयूज है, बिकॉज सीजीयूज में असेट ही तो आती है। तो कंपनी, जिस कंपनी को तूने टेक ओवर किया है उस कंपनी की नेट असेट्स, उस कंपनी की नेट असेट्स में सीजीयू 1 सीजीयू 2 सारी असेट्स को तुमने सीजीयू 1 और 2 में एलोकेट किया है। तो इसकी फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू, टोटल फेयर वैल्यू पीसी से माइनस करेंगे तो गुडविल आएगी। तो अल्टीमेटली फेयर वैल्यू का रिलेवेंस ये है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बच्चों प्लीज कमेंट करके बताओ। अरे कहां गए? अरे चले गए क्या? ए मां, मेरे को ये बच्चे कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे। सिद्धि, विशाखा, खुशी, सचिता, तेयश, अमित, सरिता, उर्वी, स्ट्रेंथ, कुणाल, कहां गए नालायकों? ये हो गया तुम्हारा गुडविल। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट असेट की। अब बात करते हैं अपन कॉर्पोरेट असेट की। कॉर्पोरेट असेट की करें क्या? कॉर्पोरेट एसेट को कैसे एलोकेट करेंगे? अगेन रेशियो दिया रहेगा। सर नहीं दिया तो फिर कॉर्पोरेट एसेट को एलोकेट करने के लिए हर सीजीयू की कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय हर सीजीयू की यूजफुल लाइफ, हर सीजीयू की कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय हर सीजीयू की यूजफुल लाइफ। तो ऐसा जो भी रेशियो बनेगा उस रेशियो के प्रोपोर्शन में, जैसे सीजीयू 1 सीजीयू 2 कैरिंग अमाउंट 30 लाख 45 लाख, लाइफ 10 12, करो मल्टीप्लाई 300 540। इस रेशियो में आप कॉर्पोरेट असेट को सीजीयू 1 और 2 में एलोकेट कर लो। सर ये कैसा अजीब है तो है। फिर अगर मान लो क्वेश्चन में लाइफ नहीं दी हुई तो यही रेशियो 30:45। ठीक है, डन। अच्छा गुडविल के बारे में आपको पता होगा क्योंकि गुडविल आपको 5 इयर्स में अमोटाइज करना पड़ता है एज पर AS 14, याद होगा आपको, ये ध्यान रखना। सर कहां तक पहुंच गए? सर हम पहुंच गए ऑलमोस्ट, हम देखो हमने 8 पेजेस कवर कर लिए, अब बस हमारे 5 पेजेस बचे हुए हैं, हमारे 5 पेजेस बचे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में AS 28 से यही तक पूछा जाता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर किसी कारण से गुडविल और कॉर्पोरेट असेट अलोकेट नहीं हो पाए तो क्या होगा? तो क्या यह पॉसिबल है कि गुडविल और कॉर्पोरेट असेट सीजीयू में अलोकेट ही नहीं हो पा रहे, हमें कोई रेशियो समझ ही नहीं आ रहा? फिर क्या करेंगे? फिर आपको पढ़ना पड़ेगा बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर मैं आपको बाकायदा एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा ही देता हूं। मेरे क्वेश्चन बैंक में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 202। सीए फाइनल का उठा के दिया है पर इतना टफ नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे सीजीयू 1 3 2 कुल मिला के 3 सीजीयूज है, हर असेट को आप अलग अलग सीजीयूज में अलोकेट करोगे। इसमें 2 गुडविल हैं, एक अलोकेट हो रही है एक अलोकेट नहीं हो रही है, एक कॉर्पोरेट असेट है अलोकेट हो रही है एक नहीं हो रही है, और तीनों सीजीयूज का उन्होंने रिकवरेबल अमाउंट दिया है, और लास्ट में उन्होंने पूरी एंटिटी का रिकवरेबल अमाउंट दिया है। ठीक है ना? अब हम यहां पर बॉटम अप टॉप डाउन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ गुडविल अनअलोकेबल एंड कॉर्पोरेट असेट अनअलोकेबल।
तो आ जाओ, सबसे पहले जब कोई भी गुडविल अलोकेट नहीं हो पाती तो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, और कॉर्पोरेट एसेट को भी इग्नोर कर दो अगर वो अनअलोकेबल है, उनको छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए उनको हटा दो। मान लो ये वजूद ही नहीं है, इनका इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये कोई है ही नहीं, भूल जाओ इनके बारे में। बाकी सारी असेट्स को इंक्लूडिंग गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को CGU 1 2 3 में अलोकेट कर दो। जब तुम ऐसा करोगे मतलब तुम बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हो। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, तो अनअलोकेबल असेट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी असेट्स हैं उनको जब तुम CGU 1 2 3 में अलोकेट करोगे तो यू आर डूइंग बॉटम अप अप्रोच। तो आइए CGU 1 2 3, असेट ए, असेट बी, असेट सी, देखो अलग अलग CGUs में जा रही है, दिया हुआ है यहां पर। असेट ए CGU 1 में है, असेट बी CGU 3 में है तो 3 में है, असेट सी CGU 2 में है, 2 में है। ऐसे ही तुमने गुडविल को अलोकेट किया 1:1:1 में, तो ये 1:1:1 में अलोकेट, सॉरी गुडविल 1:1:1 में अलोकेट हो गया। कॉर्पोरेट एसेट को अलोकेट किया 150 को 3:2:1 में, तो ये लो 3:2:1। इससे क्या हुआ, हमें CGU 1 की टोटल कैरिंग अमाउंट मिल गई, 2 की, 3 की, सभी CGUs की कैरिंग अमाउंट मिल गई। कंपेयर करो सभी CGUs की रिकवरेबल अमाउंट से, रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है और गिवन होगा ही होगा हमेशा ये रिकवरेबल अमाउंट। फिर आपको मिला इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस जो भी आया उसमें से क्या माइनस करूंगा, जो गुडविल अलोकेट की थी वो, जैसे 30,000 अलोकेट किया था तो 30,000 माइनस कर दिया, 30,000 अलोकेट किया यहां से 30 माइनस कर दिया, 30 अलोकेट किया पर ये तो लॉस ही 25 है तो मैं मैक्सिमम 25 ही माइनस कर पाऊंगा। सर इसका बाकी का 5,000 में इन दोनों में से माइनस कर सकता हूं, बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, नहीं क्रॉस नहीं कर सकते हो। ठीक है, CGU 3 का इंपेयरमेंट लॉस तो बॉस खत्म हो गया, मतलब सिर्फ गुडविल ही इंपेयर हो पाया, वो भी 25,000, बाकी असेट्स को इंपेयर करने की जरूरत नहीं है। रहा बात CGU 1 और 2 का, इनका अभी भी इंपेयरमेंट लॉस बचा हुआ है जिनको तुम इनकी रिस्पेक्टिव असेट्स में अलोकेट करोगे। जैसे CGU 1 का इंपेयरमेंट लॉस A, E, H और P में अलोकेट करोगे, CGU 2 के इंपेयरमेंट लॉस को C, D, G और P में अलोकेट करोगे। तो देखो जी ये ऐसा A, E, H कॉर्पोरेट असेट, C, D, G कॉर्पोरेट असेट में अलोकेट कर दिया। सर किस रेशियो में, मैं आपको करके बताता हूं। जैसे एक सुन लो, 25,000 का इंपेयरमेंट लॉस मल्टीप्लाई बाय 25,000 का इंपेयरमेंट लॉस मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,70,000, 450 और 75,000 मतलब 695, तो डिवाइडेड बाय 695, 25,000 डिवाइड बाय 695 इंटू 1 लाख, ये हो गया 3597। तो 3597 मैंने इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट कर दिया। ऐसे A में, E में, H में कॉर्पोरेट एसेट में, वैसे ही CGU 2 के C में, D में, G में कॉर्पोरेट एसेट में। आप जानते हो आप ये क्या कर रहे हो, आप इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हो। तो बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, जो भी गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट अलोकेट नहीं हो सकती उसको छोड़ के बाकी सभी एसेट्स का CGU के अंदर इंपेयरमेंट कर दो, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। तो आपको हमेशा बॉटम अप अप्रोच अप्लाई करना है सबसे पहले। अब आते हैं उन दो चीजों पर जिसको हम अलोकेट नहीं कर पाए, मतलब गुडविल Y और असेट Q। मैंने कहा था इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, पर अब इसको वापस आओ और अब इनको कैसे कंसीडर करेंगे। देखो पूरा इंपेयरमेंट लॉस हमने डिस्कस कर लिया, सारी एसेट्स का इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी कर लिया, तो अब सारी एसेट्स की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी निकाल सकते हैं।
है ना। तो अब शुरू होती है तुम्हारी टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब यूं समझो कि तुम छत पे जाके अपनी छत, घर की छत होती है ना, छत छत रूफ रूफ पे जाके अब तुम एक ओवरऑल एक हेलीकॉप्टर व्यू देख रहे हो कि हाँ मेरे घर में कौन से कमरे हैं, अच्छा ये इंपेयर हो गया, ये हो गया, ये बच गया साला। टॉप डाउन अप्रोच, हेलीकॉप्टर व्यू। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, जितनी भी चीजों असेट्स को तुमने इंपेयर किया, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट और गुडविल एक्स, उन सबका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल लो। जैसे ए 1 लाख माइनस 3597, बी 2 लाख का 2 लाख, सी 3 लाख माइनस 26087, ऐसे ही गुडविल एक्स 30 30 30 90 माइनस 30 30 25, तो बचा 5000। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हो जिसमें तुम्हारी गुडविल एक्स 5000 की बची है, कॉर्पोरेट एसेट पी भी बचा है, और उस सबको तुम इकट्ठा कर रहे हो। अब तुम अलग अलग सीजीयू नहीं खेल रहे हो, अब तुम हेलीकॉप्टर व्यू देख रहे हो पूरे घर को एक साथ। अभी तुम घर के अंदर बैठे थे और सीजीयू 1 को अलग देख रहे थे, सीजीयू 2 को अलग देख रहे थे, सीजीयू 3 को अलग देख रहे थे। अब तुम छत पे जाके देख रहे हो, हाँ ये पूरा घर है मेरा, ओके। तो पूरा एक इकट्ठा तुम्हारा कंपनी पूरा एज अ होल दिख रहा है। कॉर्पोरेट एसेट गुडविल वाई और कॉर्पोरेट एसेट क्यू सीजीयू वाइज अलोकेट नहीं हो सकते, पर पूरे ओवरऑल एंटिटी के तो है ना, तो बस ओवरऑल एंटिटी के हैं, ओवरऑल एंटिटी के हैं। तो क्यू को मैं 1 2 3 में अलोकेट नहीं कर सकता, पर पूरी कंपनी के लिए तो वो सिंगल अलोकेट हो सकता है ना। सेम फॉर गुडविल, तो मैंने उसको ओवरऑल एंटिटी में अलोकेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। और अब मेरी पूरी एंटिटी का कैरिंग अमाउंट आ गया है 28 लाख, जहां पर मैं कंपेयर करूंगा एंटिटी के रिकवरेबल अमाउंट से, जिसमें मेरे पास दो अलग अलग इंडिपेंडेंट केसेस है, 2550 एंड 2540। केस 1 मैंने 28 लाख को 2550 से कंपेयर किया, 250 का लॉस आया। इस 250 के लॉस को मैं सिर्फ और सिर्फ जो दो अनअलोकेबल चीजें बची थी उसमें ही ले जाऊंगा। उसमें भी पहले गुडविल 60,000, बाकी बचा 190, तो 190 का 190 पूरा कॉर्पोरेट एसेट क्यू। सेकंड केस जहां 2540 है, तो इंपेयरमेंट लॉस है 260, पहले गुडविल और बाकी का कॉर्पोरेट एसेट 2 लाख। सर अगर और बच गया इंपेयरमेंट लॉस, तो नहीं बचेगा, इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है। Guys, this is what we call top down approach. बस इसको पढ़ लो। What if goodwill and corporate asset are not allocable to CGU? तो ऐसे केस में पहले आप बॉटम अप अप्रोच अप्लाई करो, फिर आप टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करो। बॉटम अप्रोच मतलब इंपेयरमेंट ऑफ सीजीयूज एक्सेप्ट अनअलोकेबल गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट, जो अभी हमने किया। फिर टॉप डाउन अप्रोच मतलब आपने ऊपर वाला जो इंपेयरमेंट किया वो करने के बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लो सारी एसेट्स की, और उसमें अनअलोकेबल गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को जोड़ दो। अब टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटी आ गई, टोटल रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एंटिटी से कंपेयर करो, जो भी एडिशनल इंपेयरमेंट लॉस आया उसको सिर्फ अनअलोकेबल गुडविल और उसके बाद अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट में माइनस कर दो, डाल दो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, इसके अलावा अगर आपको एक और क्वेश्चन करना है तो मेरी ट्रम बुक में 9.5 पेज नंबर पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ट्रम बुक में 9.5 सर ट्रम बुक भी आपने फ्री कर दी एक्सेस में? हाँ बेटा हाँ, यही है बेटा, यही। नहीं 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 नहीं, 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 ये वाला एग्जाम्पल 6। मैंने 9.5 क्यों लिखा? एग्जाम्पल 6। चलो ये एग्जाम्पल एक बार रेफर कर लेना। बस भाइयों 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 बहनों, ये एएस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ये एएस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बस मुझे दो बातें करवानी है, जिनमें से एक है रिवर्सल, जो कि आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, चांसेस बहुत कम है, बट अगर कल को पूछा गया
तो बैंड बज सकती है, और दूसरा है इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। ये तो थ्योरी है, ये तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जो भी अभी मेरे को 10-15 मिनट लगेंगे वो लगेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस पे। अब मुझे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस समझाने दीजिएगा अच्छे से प्लीज। जिसके लिए हो सकता है मुझे एग्जांपल नंबर 7 को भी रेफर करना पड़े। इन नेक्स्ट मैक्स 20 मिनट, शायद 20 भी नहीं होंगे, पर मैक्स 20 मिनट्स आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। दैट्स इट। मैक्स 20 मिनट्स में मैं इस टॉपिक को एंड कर रहा हूं। ठीक है, मैं देखो ये नहीं करना चाह रहा हूं कि बेटा ये ऊपर ऊपर से बता दिया, बोलने को बोल दे कि देखो मैंने सब कुछ करवाया पर मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। आई वॉन्ट कि 20 मिनट ज्यादा लग जाए, पर भाई करना है तो बिल्कुल डिटेल में करना है। रिवर्सल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, पर दैट डजंट मीन्स कि नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज बहुत कम पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती है, उसमें से कभी अचानक से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। पहली बात तो रिवर्सल क्यों? अब हमें ऐसा लगता है कि हमने जो इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था आज से 1 साल या 2 साल या 30 साल पहले, वो नहीं बुक करना चाहिए था, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उस टाइम पे लगा था कि रिकवरेबल अमाउंट कम है, पर अब लग रहा है कि नहीं, बल्कि एसेट हमें अच्छा खासा रिकवर करके देगी। तो सर हम कह सकते हैं कि दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। यस, सो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के केस में हम हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो जो इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था उसको हटाना है, मतलब लॉस को रिवर्स करना है, मतलब असेट की वैल्यू वापस बढ़ानी है। इसमें एक एक्सेप्शन, जो गुडविल का लॉस बुक किया था उसका हम रिवर्सल कभी नहीं कर सकते। गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस को हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। बाकी अदर असेट्स के इंपेयरमेंट लॉस को हम रिवर्स कर सकते हैं इफ रिकवरेबल अमाउंट इज हायर। ठीक है सर, अब हमें रिवर्सल करना कैसे है? अब हमें रिवर्सल करना कैसे है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रिवर्सल करना कैसे है? रिवर्सल कैसे करना है? तो आज के दिन मैं अपनी असेट के इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर रहा हूं, मतलब मैं पहले इंपेयरमेंट लॉस लगा चुका हूं, तो आज के दिन मैं अपनी असेट के इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले तो आज के दिन की असेट की एक्चुअल बुक वैल्यू चाहिए, जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट दिख रही है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इमीडिएटली बिफोर रिवर्सल, मतलब आज की एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। आज की मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीस। अब ऑफ कोर्स मैं रिवर्सल कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। तो कितनी है क्वेश्चन में दी रहेगी, मान लो ये दी हुई है 650, जो कि आपको दिख रहा है कि यार आपकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों में कोई तकलीफ नहीं है, ये दिया रहेगा, ये 5 लाख आपका आज का कैरिंग अमाउंट आप आराम से निकाल लोगे। स्टेप 3 सबसे क्रूशियल है और कई सारे बच्चे उलझते हैं। यहां भी मैंने कैरिंग अमाउंट लिखा है, स्टेप 3 में मैंने कैरिंग अमाउंट लिखा है, पर ये कौन सी कैरिंग अमाउंट है? एक ऐसी कैरिंग अमाउंट असेट की आज के दिन की, अगर इंपेयरमेंट ना किया होता, इंपेयरमेंट ना किया होता तो आज कैरिंग अमाउंट कितनी होती? कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इफ देयर वर नो इंपेयरमेंट अर्लियर, पहले इंपेयरमेंट नहीं किया होता तो आज कैरिंग अमाउंट कितनी होती? आज कैरिंग अमाउंट कितनी होती? ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। मैं एग्जांपल करवाऊंगा, डोंट वरी। मान लो ये निकाला और ये आया 6,20,000। अब बस आपको ये देखना है, दिस और दिस विच एवर इज लोअर। तुम अपनी असेट 5 लाख की असेट को
बढ़ाना चाहते हो, वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि रिवर्सल करना चाहते हो। इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल मतलब असेट को वैल्यू बढ़ाना। अब इस 5 लाख की असेट की वैल्यू को कैसे बढ़ाओगे? तुम आइदर 5 लाख को 650 तक ले जाओगे या 620 तक लेके जाओगे, विच एवर इज लोअर। 650 और 620 विच एवर इज लोअर मतलब 620, मतलब तुम 5 लाख की असेट को मैक्स टू मैक्स बढ़ाकर 620 तक लेके जाओगे, मतलब 1,20,000 से तुम अपनी असेट को बढ़ा रहे हो, मतलब उतना 120 का इंपेयरमेंट लॉस तुम रिवर्स कर रहे हो। इससे ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस तुम रिवर्स नहीं कर सकते हो, भले इंपेयरमेंट लॉस पहले ज्यादा लगाया था, पर 120 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो इस 5 लाख की असेट को तुम्हें बढ़ाना है। कहां तक लेके जाना है? स्टेप 2 रिकवरेबल अमाउंट, स्टेप 3 कैरिंग अमाउंट। अगर पहले इंपेयरमेंट ना लगाया होता तो आज कैरिंग अमाउंट कितनी होती? विच एवर इज लोअर। वहां तक तुम अपनी 5 लाख की असेट को लेके आओगे और वो बन जाएगा तुम्हारा रिवर्सल। स्टेप 2 स्टेप 3 का लोअर, ये तुम्हारा इतना रिवर्सल होगा, इतना होना चाहिए आफ्टर रिवर्सल। आफ्टर रिवर्सल तुम्हारा 650 620 मतलब 620 होना चाहिए। तो रिवर्सल अमाउंट कितना हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 4, स्टेप 1 एंड स्टेप 4 मतलब 620। जब इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करोगे तो क्या करोगे? असेट की वैल्यू बढ़ाओगे, और बढ़ा के क्या करोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व भी वापस से बढ़ाओगे, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व राइट ऑफ किया होगा तो, और बाकी का P&L में लेके जाओगे। इसी चीज को तुम एग्जांपल नंबर 7 से देख सकते हो। क्या था एग्जांपल नंबर 7 में? देखो, असेट के ऊपर तुम नॉर्मली 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, अभी इंपेयरमेंट वगैरह नहीं किया है। असेट की कैरिंग अमाउंट है 6 लाख, रिकवरेबल अमाउंट है 3 लाख, मतलब अब तुम अपनी असेट का इंपेयरमेंट लॉस बुक कर रहे हो 3 लाख रुपीस का। रिवाइज असेट कितने की हो गई? 3 लाख रुपीस की। रिवाइज असेट कितने की हो गई? 3 लाख रुपीस की। और 3 लाख रुपीस की असेट हो गई रिवाइज, कैरिंग अमाउंट हो गई, ठीक है। और 2001 में खरीदा था, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस 10 इयर्स, 31 मार्च 2005, मतलब 4 इयर्स के बाद रिकवरेबल अमाउंट इतनी बची। तो अभी भी अब असेट की लाइफ बची है 6 इयर्स, तो 3 लाख डिवाइड बाय 6, ये बचा 50,000, ये बचा 50,000। तो 50,000 आ गया एनुअल डेप्रीसिएशन, 50,000 आ गया एनुअल डेप्रीसिएशन। ठीक है, 50,000 का फर्दर डेप्रीसिएशन अभी आएगा, तो ठीक है। फिर 2007 में रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई, तो 5 में इंपेयर किया था, 7 में रिकवरेबल अमाउंट इतनी हो गई, तो 5 के बाद 6 7 2 साल का फर्दर डेप्रिसिएशन, मतलब 50-50। तो 3 लाख में से 5 6 6 7 का 50-50 गया, तो 2007 के अंदर कैरिंग अमाउंट आ गई 2 लाख रुपीस। अब आज तुम रिवर्सल कर रहे हो, आज मतलब 31 मार्च 7 पे, तो आज तुम्हारी असेट की कैरिंग अमाउंट है 2 लाख, जो कि ओरिजिनली यहां पर तुम निकाल चुके हो। आज तुम्हारा रिकवरेबल अमाउंट है 220, आज तुम्हारा रिकवरेबल अमाउंट है 220, ठीक है, 220। आज तुम्हारी असेट की वो कैरिंग अमाउंट चाहिए जो हो सकती थी अगर अर्लियर इंपेयरमेंट नहीं लगता। अर्लियर इंपेयरमेंट नहीं लगता तो असेट 6 लाख की होती, और 6 लाख की होती तो फर्दर 6 इयर्स के हिसाब से 1 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल लगता। तो 6 लाख में से 5 6 का 1 लाख, 6 7 का 1 लाख, तो 4 लाख की आज असेट की कैरिंग अमाउंट होती। तो बस 4 लाख होती और 220 रिकवरेबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर मतलब 220। केस नंबर 1 में 220। अब तुम अपनी 2 लाख की असेट को 220 तक लेके आओ, मतलब 20,000 से बढ़ा दो, तो 20,000 का रिवर्सल। दूसरा केस, आज असेट 4 लाख की होती, रिकवरेबल अमाउंट है 420, विच एवर इज लोअर, मतलब तुम मैक्स टू मैक्स अपनी असेट को आज 4 लाख तक लेके आ सकते हो, जो कि रखी है 2 लाख पे, तो 2 की असेट 4 लाख तक लेके आ सकते हो तुम, 2 लाख से रिवर्सल कर सकते हो।
दैट्स ऑल गाइस, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। एक्चुअल इंपेयरमेंट लॉस तुमने बुक कितना किया था? एक्चुअल इंपेयरमेंट लॉस तुमने बुक किया था 3 लाख। केस 1 में रिवर्स कितना किया? सिर्फ 20। केस 2 में रिवर्स कितना किया? 2 लाख। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अगर आपको रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस पे एक आध क्वेश्चन और करना है, थोड़ा इंपैक्ट करना है, मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 301 जरूर ट्राई करना। और क्वेश्चन नंबर 301 इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने बूस्टर प्रैक्टिस बैच में भी कंसिडर किया है, तो बूस्टर प्रैक्टिस बैच में भी किया है, हालांकि इसका क्यूआर भी आपको मिल जाएगा। बस भाइयों बहनों, बस एक आखिरी चीज, शुरू में मैंने कहा था कि असेट का इंपेयरमेंट होगा, पर हर साल इंपेयरमेंट करना मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स आएंगे। पता कैसे चलेगा कि इंपेयरमेंट करना है? तो पता ऐसे चलेगा कि हमें इंपेयरमेंट करना है, उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी, कोई ऐसी इवेंट्स जो कंपनी के कंट्रोल के बियॉन्ड है, जैसे असेट की मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होना, ये कंपनी के कंट्रोल के बियॉन्ड है। सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई, 1-2% डिक्लाइन हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा वैल्यू गिर गई, इंपेयरमेंट करने का टेस्टिंग कर लो, चेक कर लो कि रिकवरेबल अमाउंट कम तो नहीं है। या तो कंपनी के बिजनेस में टेक्नोलॉजी बदलने के कारण, लीगल एनवायरनमेंट बदलने के कारण कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ है। नया टेक्नोलॉजी आने के कारण, लीगल एनवायरनमेंट चेंज, गवर्नमेंट बदलने के कारण कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ा है और वो नेगेटिव असर पड़ा है, कंपनी की वैल्यू गिर गई होगी। कंपनी की वैल्यू गिर गई होगी मतलब असेट्स की वैल्यू गिर गई होगी। एक बार चेक कर लो कि रिकवरेबल अमाउंट कितना है। मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाता है। डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा, जितना ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट, प्रेजेंट वैल्यू, जब वैल्यू इन यूज निकालोगे उतनी कम, वैल्यू इन यूज अगर कम होगी तो रिकवरेबल अमाउंट कम होगी। और कंपनी की जो नेटवर्थ है, मार्केट वैल्यू नेटवर्थ कंपेयर टू बुक वैल्यू नेटवर्थ बहुत कम हो गई है। बुक वैल्यू नेटवर्थ ज्यादा है, मार्केट वैल्यू नेटवर्थ बहुत कम है, मतलब कंपनी अपने बुक्स में ओवर वैल्यूड दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ मार्केट में बहुत कम है, ठीक है, कंपनी की असेट्स ओवर वैल्यूड है। ये चार रीजंस हो सकते हैं असेट को इंपेयर करने के एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। अब सुन लो इंटरनल इंडिकेटर्स। असेट फिजिकली डैमेज हो गई, ये तो तुमने ही डैमेज की होगी ना, मतलब तुम्हारे कंपनी फैक्ट्री के अंदर डैमेज हुई है, तो ये इसलिए इंटरनल इंडिकेटर। असेट फिजिकली डैमेज हो गई, असेट डैमेज हो गई, तो अब असेट उतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दे पाएगी जितने दे सकती थी, तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई होगी। असेट इज बिकमिंग आइडल ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, इस कारण से असेट अब ज्यादा बिजनेस में यूज नहीं आती। यूज नहीं आती मतलब इतने रिकवरी, इतने बेनिफिट्स नहीं दे पा रही असेट, तो रिकवरेबल अमाउंट चेक कर लो, शायद कम हो गया होगा। असेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज वर्स्ट देन एक्सपेक्टेड, जितना सोचा था कि असेट हमें कितने कितने प्रोडक्शन यूनिट्स करके देगी, उतने प्रोडक्शन यूनिट्स करके दे नहीं रही, तो रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया। बिकॉज अगर यूनिट्स कम प्रोड्यूस होंगे तो बिकेंगे भी कम, बिकेंगे कम तो सेल कम होगा, तो अल्टीमेटली हमारा रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरी कम होगा। असेट्स यूजफुल लाइफ इज रिड्यूस, असेट की यूजफुल लाइफ कम हो गई। सोचो यूजफुल लाइफ अगर कम होगी तो इसका मतलब अब असेट तुम्हें कम टाइम के लिए बेनिफिट्स देगी, पहले ज्यादा टाइम के लिए दे रही थी, तो रिकवरेबल अमाउंट गिरेगा। तो दीज आर द रीजंस फॉर इंपेयरमेंट टेस्टिंग, दैट्स इट। बस भाइयों बहनों, स्वाहा करने का टाइम आ गया है, स्वाहा बोलने का टाइम आ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर ट्राई करने चाहिए, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 301 आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 301 आपको ट्राई करना चाहिए और 401 भी आपको ट्राई करना चाहिए। जितने भी क्यूआर बेस्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करने चाहिए। कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर बूस्टर प्रैक्टिस बैच नया आएगा कि नहीं? द आंसर इज यस, नया आएगा। एक बार हमारा रैपिड रिवीजन खत्म हो जाए उसके बाद बूस्टर प्रैक्टिस बैच आएगा। सर ये होता क्या है? रैपिड रिवीजन में जैसा कि अभी आप देख रहे हो, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में रिवाइज करवा रहा हूं और क्वेश्चंस को रिफर कर रहा हूं, पर मैं क्या आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं? नहीं।
सॉल्व्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मेरे पास एक सॉल्व्ड क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस किया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो मैनेज कर लेते हैं, उनको पता रहता है कि प्रेजेंटेशन कैसे होगा और उनको खुद का सॉल्व करने का टेक्निक पता रहता है। पर देयर कैन बी सम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनको प्रैक्टिस करना नहीं आता, जिनको कैसे प्रेजेंट करना है वो नहीं आता, और उनको हेल्प की जरूरत चाहिए रहती है। हेल्प लगती है हमारी कि हम उनको बिठा के एक एक क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करवाएं। तो पिछले एग्जाम में मैंने बूस्टर प्रैक्टिस बैच लाइव लिया था। अप्रोक्स 75% सिलेबस, जो कि मेजर जिसमें मेजर एएस और चैप्टर कवर होते हैं, जैसे अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, ठीक है ना, ब्रांच, एएस, मेजर एएस, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे एएस होते हैं, उन सबको मैंने बूस्टर प्रैक्टिस बैच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, लिखवा लिखवा कर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 90 to 100 क्वेश्चंस किए थे और 30 आवर्स में कंप्लीट किया था। तो ऐसा ही एक बूस्टर प्रैक्टिस बैच आएगा, जो कि आप टेंटेटिवली मान सकते हो मिड ऑफ नवंबर से आएगा, मतलब 15 नवंबर के आसपास आएगा। बूस्टर प्रैक्टिस बैच नया आएगा। तो वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए कुछ करने वाले हो, तो यस, मैं करने वाला हूं। मेरा वी स्मार्ट एकेडमी पे एग्जिस्टिंग बूस्टर प्रैक्टिस बैच लिस्टेड है, आप चाहो तो वो ले सकते हो। उसमें फायदा यह है कि मैंने उसमें भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, और वो आप ले लो, फिर आपको लाइव अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपको लाइव अटेंड करना है तो मैं लाइव भी लूंगा, फिर से लाइव लूंगा पूरा, ठीक है। हाँ, तो सर दोनों में फर्क होगा, पुराने बूस्टर प्रैक्टिस में और इसमें फर्क नहीं होगा। कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा नए बूस्टर प्रैक्टिस बैच में। तो बेटर है कि आप नया बूस्टर प्रैक्टिस बैच अगर लो तो बेटर है, ठीक है। आई बात समझ में? दिस इज द थिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर रैपिड रिवीजन फ्री है सबके लिए, यूट्यूब पर डाल रहे हैं। बूस्टर प्रैक्टिस बैच फ्री नहीं है, बट बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर हुआ, अप्रोक्स 1500 to 2000 की रेंज के अंदर अंदर होगा, ठीक है ना, नॉमिनल प्राइस पे होगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो बच्चों सारे मिलके बोलो स्वाहा, ठीक है। AS28 हो गया डन। भाइयों आपसे एक रिक्वेस्ट है, भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अपने बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूं और कुछ फ्री रिसोर्सेज डालते रहता हूं, आगे भी डालते रहूंगा, तो वो सब्सक्राइब करके चलना। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।